साल 2007 में कुछ अक्टूबर नवंबर का महीना रहा होगा। उस समय के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के सचिव रहे माथुर को 2G स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों में से कुछ आवेदकों के पक्ष में गलत तरीके से हस्ताक्षर करने के लिए उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के द्वारा दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। पर उस समय तक उन्हें शायद पता नहीं था कि उनके एक हस्ताक्षर से भारतीय इतिहास के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया जा सकता था। हस्ताक्षर नहीं करके मिस्टर माथुर देश में 1,76,000 करोड़ जितने बड़े स्कैम को होने से रोक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम की। इसका एक पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर दे दूंगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, तभी आपको ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। मिस्टर माथुर ने स्कैम को होने से तो रोक दिया था, पर इस कहानी की इतनी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। ये तो कहानी की बस शुरुआत मात्र थी। 31 दिसंबर 2007 को माथुर अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। हालांकि इनके सर्विस पीरियड को बढ़ाया जा सकता था, परंतु ऐसा किया नहीं गया क्योंकि मिस्टर माथुर ए राजा के कहे अनुसार नहीं चल रहे थे। माथुर के रिटायरमेंट के बाद सिद्धार्थ बेहुरा को नया सचिव बनाया गया। बता दूं कि राजा जब पर्यावरण मंत्री थे तो उस समय भी सिद्धार्थ बेहुरा ही उनके सचिव थे। इस तरह से धीरे धीरे लोग इस स्कैम में शामिल होते चले गए। साल 2008 में राजा ने सभी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए 2001 के प्राइस पर ही 122 नए लाइसेंस जारी किए, जिसमें 85 लाइसेंस वैसे कंपनियों को दिया गया जिनको टेलीकॉम सेक्टर का कोई अनुभव ही नहीं था। उसमें भी 75 लाइसेंस ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का कैपिटल ज्यादा था ही नहीं, और यदि थोड़ा सा भी जांच होता तो ये कंपनियां वैसे ही बाहर हो जाती, लेकिन फिर भी उन्हें लाइसेंस दिया गया। 85 में से 45 तो ऐसी कंपनियां थी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंडीशंस को ही फॉलो नहीं कर रही थी। कुछ कंपनी तो मात्र कुछ महीने पहले ही खुली थी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तो ऐसे में इन सभी कंपनियों को लाइसेंस मिलना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब राजा पर्यावरण मंत्री थे तो वे उस समय कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के संपर्क में आए थे। इसमें से कई रियल एस्टेट कंपनियों ने बाद में टेलीकॉम लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसमें से यूनिटेक, लूप, वीडियोकॉन और स्वान जैसी कंपनियां शामिल थीं। और हद तो तब हो गया जब इसमें से भी कुछ कंपनियों को लाइसेंस मिल गया। यूनिटेक ने जिन 8 कंपनियों को सजेस्ट किया था वे सभी रियल एस्टेट कंपनियां ही थी, जिसमें से आस्का प्रोजेक्ट लिमिटेड, नहन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक बिल्डर्स एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अजारे प्रॉपर्टीज लिमिटेड, एरोनीज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हडसन प्रॉपर्टीज लिमिटेड और बोल्गा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इन सभी कंपनियों को लाइसेंस भी मिल गया। बाद में ये सारी कंपनियां यूनिटेक के साथ मर्ज हो जाती है और खुद को यूनिटेक वायरलेस ग्रुप कंपनीज के नाम से रीनेम कर लेती है। इस पूरे गेम प्लान को रचने वाले थे संजय चंद्रा, जो यूनिटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये वही संजय चंद्रा है जो तिहाड़ जेल में रहते हुए भी सुकेश चंद्रशेखर को फ्रॉड करने में मदद करते थे। जब भी सुकेश ऑन साइट लोकेशन पर जाकर के फ्रॉड करते थे तब वो संजय चंद्रा के ऑफिस को भी यूज करते थे। बाद में संजय चंद्रा को तिहाड़ जेल से शिफ्ट कर दिया गया था। क्या अब आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है कि ए राजा को 3,000 करोड़ रुपए कहां से मिले होंगे? खैर, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना तो आप भी बता सकते हो कमेंट में। पर बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि स्वान टेलीकॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की परिभाषा को ही बदल दी गई। दिल्ली सर्कल, जहां डिमांड ज्यादा और स्पेक्ट्रम कम होने के बाद भी सबसे पहले यानी 28 अगस्त 2008 को ही स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस मिल गया, जबकि स्पाइस और आइडिया जैसी कंपनी को तो 2-2 साल तक वेट करना पड़ा था। हालांकि ये सारी कंपनियां यूनिटेक और वीडियोकॉन से बहुत ही पहले आवेदन जमा कर चुके थे। सीबीआई ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे राजा ने टाटा टेली सर्विस के फाइल को रोक कर रखा, जबकि यूनिटेक और स्वान के आवेदनों पर काम चलता रहा। टाटा के फाइल पर 27 फरवरी 2008 को ही साइन कर दिए गए थे, लेकिन उसे 4 मार्च 2008 को तब बताया गया जब यूनिटेक के सभी लाइसेंसों पर साइन करके आगे बढ़ा दिया गया था, जो सीधे सीधे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूल्स का वायलेशन है। लाइसेंस मिलने के 9 महीने के अंदर ही स्वान और यूनिटेक के प्रमोटर्स ने अपने बहुत सारे शेयर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया। उस समय के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे विनोद रॉय अपने किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर में इस घटना के बारे में बताते हैं। वे लिखते हैं, ये जानते हुए भी कि यूनिटेक के पास कोई भी टेलीकॉम बिजनेस का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी टेलीनोर नाम के एक नॉर्वेजियन कंपनी ने इसके 67.25% स्टेक
6,120 करोड़ रुपए में खरीदा। एतिसलात इंटरनेशनल ने स्वान टेलीकॉम के 44.73% स्टेक 3,217 करोड़ में खरीदा। एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज का 27.32% स्टेक 12,924 करोड़ में खरीदा। इतना लिखने के बाद विनोद रॉय एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये स्पष्ट रूप से वे पैसे नहीं है जो सरकार को मिल सकते थे लाइसेंस के बदले? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके बता सकते हो। बहरहाल समय के साथ साथ ये स्कैम और भी गहरा होता चला गया। बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इसमें संलिप्त होती गई। यहाँ तक कि उस समय के प्रधानमंत्री और कानून मंत्रालय भी इस स्कैम के लिए उतने ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को सभी विभाग की पर्याप्त जानकारी होती है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में क्या हो रहा था वो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं हो। बल्कि सच तो ये है कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था, परंतु उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा जब ये स्कैम सामने आया तो वो राजा का बचाव करते हुए दिखे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो कि हुआ क्या था। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहला पार्ट में बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री और ए राजा के बीच हुए लेटर्स के आदान प्रदान से ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था और उन्होंने राजा को भी स्पेक्ट्रम प्राइस पर सुधार करने के लिए बोला था। प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर होती है कि यदि वो उस समय चाहते तो इन सब को रोक सकते थे, पर उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया, बस अपने सामने से ही इस स्कैम को होते हुए देखते रहे। जाहिर सी बात है कि इस स्कैम में डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी पूरी तरह से शामिल थी। चाहे ए राजा हो, दयानिधि मारन हो, कन्नी मोजी हो, सभी इस स्कैम में उतने ही भागीदार थे। इस स्कैम में जितने भी रिश्वत दिए गए थे वे सभी डीएमके पार्टी के नेताओं को ही दिए गए थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएमके उस समय यूपीए गठबंधन में आते थे। 1-2 साल तक तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और किसी ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर सीबीआई ने 21 अगस्त 2009 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अज्ञात ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ अज्ञात कंपनियों के ऊपर नई दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 120B के तहत एफआईआर रजिस्टर किया, जिसका एफआईआर नंबर कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद एक बार फिर से इस पूरे स्कैम की चर्चा होने लगी। हालांकि 2009 के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट 16 मई को ही आ गया था और एक बार फिर से टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ही बनाए गए थे। इस बार भी राजा का टेलीकॉम मिनिस्टर बनना कोई नेचुरल बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा गेम चला था। खैर, इस बात को अभी यहीं पर छोड़ते हैं, बाद में इस पर आऊंगा, परंतु इससे पहले राजा के मिनिस्टर बनने के पीछे का कारण जानना जरूरी है। 2G स्कैम वाला मैटर तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नीरा राडिया का फोन टैप किया जा रहा था, क्योंकि नीरा राडिया का वेल्थ जिस तरह से बढ़ा था वो थोड़ा अननेचुरल था। इनका कॉन्टेक्ट बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन के साथ भी था। ये कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के काम करती थी, यानी 2 बिजनेस के बीच होने वाले डील में किसी एक बिजनेसमैन के तरफ से नेगोशिएशन करती थी। उस समय पर रतन टाटा से लेकर अनिल अंबानी तक इसके कस्टमर थे। साथ ही इनके ऊपर 300 करोड़ रुपए के इधर उधर करने का भी आरोप लगा था। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2007 से 2009 तक नयति हेल्थ केयर के चेयरपर्सन और प्रमोटर नीरा राडिया के फोन टैप किए थे, जिसमें से एक ऐसा सुराग मिला जो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर 2G स्पेक्ट्रम केस से रिलेटेड थी। हालांकि ये जांच तो अलग चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसका तार 2G स्पेक्ट्रम से जुड़ा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे टैप सीबीआई को दे दिया, जिससे ये पता चला कि मई 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की जीत के बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो उस समय भी राडिया के लॉबिंग या यूं कहे कि पैरवी के कारण ही ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे, जिसे आप इंडिया टुडे की इस आर्टिकल से अच्छे से समझ सकते हो, जिसे 6 मई 2010 को आशीष खेतान ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि 24 मई 2009 को कुछ 11 बजे दिन की बात है जब नीरा राडिया और ए राजा के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान 56 सेकेंड के बाद ए राजा पूछते हैं कि मेरा नाम साफ हो गया है। इस पर नीरा राडिया जवाब देती है कि हाँ, आपका मामला कल रात को ही साफ हो गया था। इस तरह राडिया ने राजा को सूचित किया कि उनका नाम टेलीकॉम मिनिस्टर के पद के लिए साफ हो गया है। यह बातचीत यूपीए के टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में राजा के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ठीक 4 दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। तो यहाँ सवाल आता है कि एक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट को यह कैसे पता चला कि कौन सा मिनिस्ट्री किसे मिल रहा है, और राजा एक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के साथ विभागों पर चर्चा क्यों कर रहे थे। माना जाता है कि राडिया ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के समय भी राजा और कुछ बिजनेसमैन के बीच कथित रूप से ब्रोकर या सीधे तौर पर बोले तो दलाल का काम करती थी, परंतु सीबीआई के जांच में कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं मिलने के कारण नीरा राडिया को गवाह बना लिया गया था। इस समय तक 2G स्कैम की हवा भी बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। 29 नवंबर 2008 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर 2G घोटाले में राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी।
जिस पर प्रधानमंत्री ने 1-1.5 साल तक कोई जवाब ही नहीं दिया। 19 मार्च 2010 को सुब्रमण्यम स्वामी को प्रधानमंत्री का एक पत्र मिला। सुब्रमण्यम स्वामी को राजा का भी एक पत्र मिला था, जिसमें राजा ने लिखा था कि मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आपके अनुरोध में कोई दम ही नहीं है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप तो बहुत चलते रहे, पर अंत में 14 नवंबर 2010 को ए राजा को इस्तीफा देना ही पड़ा। उसके बाद कपिल सिब्बल नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने। राजा के इस्तीफा देने के 2 दिन बाद यानी 16 नवंबर 2010 को सीएजी अपना फाइनल रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं और कोइंसिडेंटली उसी दिन सीएजी इंडिया का 150वां वर्षगांठ भी था। सीएजी विनोद रॉय अपने किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर में लिखते हैं कि उस दिन हमने विज्ञान भवन में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों आ रहे थे। फंक्शन के समय प्रधानमंत्री मेरे पास आए और हमारे 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट को लेकर असहमति जताई, साथ ही थोड़े अपसेट भी लग रहे थे। मैंने उस समय ज्यादा कुछ बोला नहीं और चुप ही रहने का फैसला किया। 7 जनवरी 2011 को कपिल सिब्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो फेमस जीरो लॉस थ्योरी देते हैं। वे बोलते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के समय ए राजा की नीतियों के कारण देश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था और सीएजी के द्वारा दिया गया 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। पर सीएजी विनोद रॉय अपने किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर में अच्छे से जिक्र करते हैं कि उन्होंने 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से बताया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही आंकड़ा दिया था। सीएजी का कहना था कि 67,000 करोड़ से 1,76,000 करोड़ तक का स्कैम हो सकता है। 31 मई 2010 में हुए 3G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के ऑक्शन प्राइस को यदि बेस बनाया जाए तो 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा आता है। इसके बाद करण थापर को दिए एक टीवी इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि दोनों परिस्थितियों के बीच तुलना मान्य नहीं है, क्योंकि 3G एक रोल्स रॉयल्स कार की तरह है जबकि 2G एक मारुति 800 है। यह तुलना भी सही नहीं है। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि यह तुलना सही नहीं है, तो क्या 2001 के प्राइस पर 2008 में भी 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस देना सही है? यदि हम ये मानते हैं कि 3G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन प्राइस से 2G स्पेक्ट्रम के प्राइस को कैलकुलेट करना गलत था, तब तो 2001 के प्राइस पर स्पेक्ट्रम का लाइसेंस देना भी गलत था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस को इलीगल बता दिया और सभी 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली के एक बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए यूनिटेक वायरलेस, स्वान टेलीकॉम और टाटा टेली सर्विसेज पर 5 करोड़ का, साथ ही लूप टेलीकॉम और कुछ कंपनियों पर 50 लाख का फाइन लगाया। बाद में 2G स्पेक्ट्रम के लिए फिर से ऑक्शन करवाया गया, जिसमें सरकार को 61,162 करोड़ रुपए मिले थे, जो सीएजी के द्वारा दिए गए आंकड़े 67,000 करोड़ का लगभग क्लोज था और 2008 में प्राप्त 9,013 करोड़ से बहुत ही ज्यादा था। यहाँ तक जानने के बाद तो आपको पता चल ही गया था कि स्कैम तो हुआ था, भले ही 1,76,000 करोड़ का ना हुआ हो, पर ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि स्कैम हुआ ही नहीं था। जब ए राजा को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद शेयर मार्केट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। सबसे पहला झटका डीबी रियल्टी को लगा, जो कनिमोजी की कंपनी कलेगनार टीवी को 200 करोड़ रुपया दिया था। डीबी रियल्टी में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा का ही स्टेक था, जिस कारण से सबसे पहले इसका ही शेयर प्राइस गिरा। उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियों का शेयर प्राइस नीचे आ गया। बहुत सारे लोग इस स्कैम में पकड़े गए। बहुत सारी कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइन भी लगाया और यही सबसे बड़ा कारण था कि 2014 में यूपीए सत्ता से बाहर हो गई। वैसे तो यूपीए सरकार में बहुत सारे स्कैम हुए थे, पर इस एक स्कैम ने यूपीए की पूरी नींव हिलाकर रख दी। फाइनली 21 दिसंबर 2017 को जस्टिस ओपी सैनी के एक स्पेशल बेंच ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को छोड़ दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि स्कैम नहीं हुआ था, बल्कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई थी, इसीलिए सबको छोड़ दिया गया। शायद सब गलत थे। सीबीआई के वो 654 सबूत गलत थे, सारे गवाह गलत थे, सारी रिपोर्ट्स गलत थी, इतने दिन जो केस चला था वो भी गलत था, कंपनीज के ऊपर जो फाइन लगाया गया था शायद वो भी गलत था, राजा के 3,000 करोड़ का रिश्वत और कलेगनार टीवी को दिया गया 200 करोड़ रुपया भी झूठ था। सच था तो बस एक चीज की स्कैम नहीं हुआ था। खैर ये सच हो या फिर नहीं हो, इसी सच्चाई के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी तो समाप्त हो गई, पर इस पर बहुत सारी कहानियां बनाई गई। जैसे आम आदमी पार्टी के आईटी सेल का ये बंदा बोल रहा है कि ए राजा को क्लीन चिट दिलाने में भी प्रधानमंत्री मोदी का ही हाथ है, और इसके पीछे ये लॉजिक ये दे रहा है कि क्योंकि ए राजा को क्लीन चिट मिलने के 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी उस समय के डीएमके के प्रेसिडेंट एम करुणानिधि से मिले थे, इसीलिए राजा को क्लीन चिट मोदी ने ही दिलाया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हो जो मुझसे भी छूट गई हो, क्योंकि मैं अभी सब कुछ अकेले मैनेज करता हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
यदि आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ दिया हूं तो आप कमेंट में बता सकते हो। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री होता है, पर आपके इस छोटे से काम के कारण इस वीडियो का रीच बढ़ेगा, जिससे और ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, ताकि आगे से मैं और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। हमें अपने मेहनत का आपसे बस यही उम्मीद है। मिलते हैं आपको जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।